हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है उसके सिलेबस का डिस्कशन किया था। उसमें हमने देखा था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं और हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि आगे से हम लोग एक एक टॉपिक को लेके उसका डिस्कशन करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है, जो उसका फर्स्ट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन पूरे 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें कौन कौन से स्थल पाए गए, किन किन स्थलों पे जब खुदाई हुई तो क्या क्या मिला, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जानकारी के पूर्व वैज्ञानिकों एवं विद्वानों का मानना था कि मानव सभ्यता का आविर्भाव आर्यों से हुआ है। ठीक है, लोग ये सोचते थे कि जो हमारे जो भी सभ्यता है, जो भी सिविलाइजेशन है, उसकी शुरुआत जो हुई है वो आर्यों से हुई है। लेकिन सिंधु घाटी के साक्ष्यों के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि आर्यों के आगमन से पूर्व ही प्राचीन भारत में सभ्यता पल्लवित हो चुकी थी। यानी कि जब इस सभ्यता के बारे में लोगों को पता चला, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तब सब लोग ये चीज़ को समझे कि नहीं, आर्यों से पहले भी एक सभ्यता विकसित हो चुकी थी। ठीक है, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या संध्या सभ्यता के नाम से जाना गया। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीनता के आधार पे मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकक्ष माना, जो मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता चलती थी उसके समकक्ष माना गया है। ठीक है, नगर और भवन नियोजनशीलता में सिंधु घाटी सभ्यता अपेक्षाकृत मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यवस्थित एवं उत्कृष्टतम थी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है उत्कृष्टतम, यानी कि बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो यहाँ पे नगर और भवन नियोजन की कला थी वो बहुत ही उच्च लेवल की थी, बहुत ही अच्छी थी। अवशेषों के आधार पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र के रूप में हड़प्पा नामक स्थल सामने आया। सबसे पहले जो खुदाई हुई हड़प्पा जो शहर था उसको हम खुदाई में प्राप्त किए और वहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसलिए इस संस्कृति को हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एकमात्र पुरातत्व या उत्खनन से प्राप्त सामग्री ही स्रोत है। ठीक है, इसकी हमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, मतलब जो भी अभी लिखित सामग्रियाँ भी मिली हैं तो अवाचनीय है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं वो सिर्फ उत्खनन या खुदाई ही है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत इस सभ्यता के बारे में संतोषजनक परिणाम उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। जो भी हमें साहित्यिक स्रोत मिले हैं उससे हमें अच्छा क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया है इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसलिए जो भी इसके जानकारी के स्रोत हैं वो हम खुदाई में जो भी जानकारी हमें मिली है खुदाई से ही मिली है। ठीक है, सबसे पहले 1875 यानी कि 1875 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, जो कि उत्खनन में प्राप्त किए। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का अवशेष किसे मिला, तो यहाँ पे इस पॉइंट में दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम को 1875 में मिला था। ठीक है, कनिंघम को यहाँ पर लिपिबद्ध मुहर एवं भवनों के अवशेष प्राप्त हुए थे जिनके आधार पर इन्होंने प्राचीन नगर की कल्पना की। जब यहाँ पे कनिंघम को क्या मिला था, लिपिबद्ध मुहर और भवनों के अवशेष। ठीक है, जिसके आधार पे यहाँ एक प्राचीन नगर की कल्पना की गई थी। कनिंघम को प्राप्त हुई मुहर की लिपि अज्ञात होने के कारण पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, जो कनिंघम को मुहर मिली थी वो लिपि
अज्ञात होने के कारण पढ़ी नहीं जा सकी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी इसके साहित्यिक स्रोत मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, सर कनिंघम के पश्चात 40-50 वर्षों तक हड़प्पा सभ्यता का कोई उत्खनन नहीं हुआ। अब इसके बाद कोई भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में उत्खनन नहीं हुआ। सर 1921 में तत्कालीन पुरातत्व निदेशक सर जॉन मार्शल के सहयोगी राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुनः इस सभ्यता का उत्खनन को मध्यम में प्रकाशित किया। ठीक है, अब 40 या 50 वर्षों तक इस सभ्यता के बारे में किसी का ध्यान नहीं गया, कोई खुदाई इसमें नहीं हुई। उसके बाद जब 1921 में सर जॉन मार्शल के सहयोगी राय बहादुर दयाराम साहनी ने फिर इस सभ्यता के उत्खनन को शुरू करवाया। ठीक है, इसके बाद इस दिशा में सघन प्रतिस्पर्धा का प्रस्फुटन हुआ एवं अनेक पुरातत्वविदों ने यहाँ पर खुदाई स्थल की तथा कई स्थलों की खोज की। अब एक लोगों को इसके बारे में पता चला तो सबके मन में ये जो क्यूरियोसिटी हुई कि इसमें ये कैसी सभ्यता है, यहाँ पे कैसा कैसा जो भी है डेवलपमेंट इसका कैसा हुआ है, कितना डेवलप्ड है, कहाँ तक है। तो बहुत सारे पुरातत्वविद इस खुदाई से जुड़े। सन 1922 में मोहनजोदड़ो में रखालदास बनर्जी ने, सन 1928 एवं 1933 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में तथा सन 1946 में डॉक्टर डीलर ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कर सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थलों को खोजा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, ठीक है, या किसने कहाँ पे खुदाई करके किन चीज़ों को प्राप्त किया था। ठीक है, एनसी मजुमदार, मेके, एसआर राव एवं एसएस वत्स डीलर आदि अनेक देसी विदेशी पुरातत्वविदों ने हड़प्पा संस्कृति के कई अन्य स्थलों के उत्खनन से प्राप्त किया। ठीक है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों को खोजा जा चुका है। एक बार यूपीपीसीएस में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी तक हड़प्पा सभ्यता में कितने स्थलों को खोजा गया है। तो अगर आप 1000 से लगभग 1000 जब आंसर आता है, उस आंसर को आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, खोजे गए स्थल भारतीय उपमहाद्वीप जो कि पाकिस्तान तक है, सिंधु घाटी एवं सिंधु घाटी के बाहर तक स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति की भौगोलिक सीमा एवं प्रसार, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये ज्योग्राफिकल लेवल पर कहाँ तक फैली थी। ठीक है, सर्वप्रथम उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रकार के स्थल जो थे वो प्रकाश में आए। फर्स्टली हड़प्पा था। ठीक है, अब हम हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा आधुनिक स्थल पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत जो कि मुल्तान जिला में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल था। ठीक है, इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं एसडी, जो कि जिससे कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के तट पर सन 1922 में मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दूसरे स्थल के रूप में आरटी बनर्जी यानी कि रखालदास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि मृतकों का मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यह सिंध पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उसमें सिंध नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त अवशेष। देखो, अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा में क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे। एक लिपिबद्ध मुहर सन 1975 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। इसके बाद निम्न अवशेष प्राप्त हुए थे। फर्स्ट है 31 मुद्रा छापे, 31 मुद्रा छापे थी। दूसरा 2 पहियों का तांबा वाला रथ। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मेटल है उसको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए चेंज भी कर सकता है, लोहे का रथ भी दे सकता है, पीतल का रथ भी दे सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि 2 पहियों वाला तांबे वाला रथ प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फियोस की मुहर। नेक्स्ट मिट्टी के बर्तन, टूटे हुए मटके, तांबे व कांसे की मूर्तियाँ। ठीक है, जो उपयुक्त सभी अवशेष हैं वो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मुल्तान जिले से प्राप्त हुए हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन कौन से अवशेष थे। चूँकि हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, तो पहले हम लोगों ने हड़प्पा के अवशेष को देखे। अब नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष। फर्स्ट है गढ़ी हुई पक्की ईंटों से बना एक बुर्ज, एक विशाल स्नानागार जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। ठीक है, इस चीज़ को हमें लर्न करना है। लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, गहराई कितनी है 2.5 मीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है एक अन्नागार 45 से 75 मीटर लंबा और 15 से 24 मीटर चौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है गाड़ी और घोड़ा के टेराकोटा के नमूने, दांडी युक्त पुरुष चूने के जो कि चूने के पत्थर से बनी हुई मूर्ति थी। नेक्स्ट है एक कृत्रिम धरातल के अश्व का साक्ष्य। ठीक है, ये जो है उपयुक्त अवशेष मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर हड़प्पा स्थल से 483 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में लरकाना ज़िले में है, इसमें पाया गया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संभवतः खंडहरों से प्राप्त होने के कारण इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे खंडहर प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको मृतकों के टीला के नाम से शायद जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार में उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर एवं पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर तक था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस आकार में था। ऑप्शन में दे देगा त्रिभुजाकार, षटभुजाकार या चतुर्भुज के आकार का। तो हमें ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर, जम्मू से नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम से पूर्व में 1600 किलोमीटर, बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से उत्तर पूर्व में मेरठ, जो कि यूपी में है, मेरठ के मेरठ या सहारनपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है वो जम्मू में एक मांडा प्लेस पड़ता है, वो आगे हम उसको आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, और उत्तर में जो बलूचिस्तान, ये फिर पश्चिम से पूर्व और उत्तर से पूर्व, ये चारों जो चारों इसकी दिशाएं हैं, ये दिशाएं पूछी जाती हैं कि इस दिशा में इसका पूर्वी बिंदु कौन सा था, पश्चिमी बिंदु कौन सा था, उत्तरी बिंदु कौन सा था और दक्षिणी बिंदु कौन सा था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसका जो भी डिटेल डिस्कशन होगा कम से कम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक है, इसलिए आगे की वीडियो को भी देखते रहिएगा और लास्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share this channel. Thank you to all.